जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में और क्लास में। आज अगर हम बात करते हैं तो आज का जो ये वीडियो और क्लास है, ये जितना भी हम अभी तक आपको क्लास दिए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास कर ये बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों के सिलेबस हम आपको बताएंगे। और इसके लिए मैंने जैसा कि आपको बोला था कि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं, तब जाके मैंने ये सिलेबस लाया है। और ऐसा आप जो से एक रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद समझिएगा कि मैंने आपको जो बताया वो कितना सही बताया, गलत बताया। ऐसा नहीं कि एक दो बताए और आप स्किप करके चले गए और कमेंट कर दिए कि क्या है नहीं है। ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। पूरा देखिए, उसके बाद समझिएगा। खासकर ये बिहार दरोगा पर फुल फोकस्ड है और कहीं ना कहीं बीपीएससी पीटी को ये पूरा कवर करता है। तो इस सिलेबस को पूरा देखिए और बगल में आपको जितना भी हम बताए हैं वो लिखाते चले जाएगा और हम देख देख के आपको बताते चले जाएंगे। और जैसे जो जो बोलेंगे वही टॉपिक यहाँ पे शो बगल में होगा। तो चलिए देर न करते हैं, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो जो ये अभी आपको दिखेगा यहाँ पे स्लाइड, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और पीडीएफ की अगर हम बात करें तो पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, तो टेलीग्राम मेरा चैनल भी है, वो पीछे हम आपको नहीं बता रहे थे, लेकिन टेलीग्राम चैनल भी है। उस पर 1000+ लोग थे, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गए हैं। तो टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे, वो टेलीग्राम में क्लिक करना है आपको और फ्री में पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा सिलेबस का, आप जाके लोड कर लीजिएगा। समझे? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विश्व इतिहास आपको दिखता होगा। क्या? विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। विश्व इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए प्रमुख युद्ध के बाद प्रमुख युद्ध एवं संधियाँ, जैसे में विश्व में जो युद्ध होता है और संधियाँ होती हैं उसके बारे में। और हिटलर के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना है। हिटलर हो गया, लेनिन हो गया, कुछ ऐसे लोग हो गए जो इतिहास में फेमस थे। उसका प्रमुख शासक, शासन एवं विद्वानों के पुस्तक, मतलब प्रमुख शासक एवं उसके द्वारा लिखे, उसके दरबार में जो रहते थे या जो विद्वान थे उसके द्वारा लिखा गया पुस्तक, जैसे रूसो, वाल्टेयर, ये सब, मार्को पोलो, ये सभी के सभी विदेशी विद्वान थे और सारे थे जिनके बारे में पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इतिहासकारों का मत, कथन और सिद्धांत। जैसे में देखिएगा आपको कि जो वर्ल्ड इतिहास में एक चीज़ देखिएगा कि कोई कोई स्टेटमेंट आपको दे देगा, पूछेगा कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद विश्व इतिहास के कुछ पुस्तक और उसके लेखक के बारे में पूछा जाता है कि इस पुस्तक को किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो विश्व इतिहास को जो मैंने कवर किया है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा को देखते हुए कवर किया है, ये बीपीएससी को लेकर कवर नहीं किया गया है। समझे? लेकिन आगे जो हम बताएंगे वो कहीं ना कहीं आपका दोनों एग्जाम के लिए होगा और ये बीपीएससी में भी पूछा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं विश्व इतिहास के बाद भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत के इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास आप जानते हैं कि 3 पार्टों में बटा होता है जब हम पढ़ते हैं। तो एक प्राचीन भारत, एक प्राचीन इतिहास, और एक होता है आपका मध्यकालीन इतिहास, और एक होता है आपका आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। और जो हम पढ़ते हैं वो भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम उसमें भारत का इतिहास जोड़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारत के बारे में तो प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपको बगल में दिख भी रहा है, आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नहीं लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सब आपको पीडीएफ मिलेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में स्थल के बारे में पूछा जाता है कि मान चलिए कि पके हुए ईंटे का प्रमाण कहाँ से मिला है। उसके बाद मान चलिए बहुत सारा आपका प्रमाण पूछा जाता है कि भूसी का प्रमाण कहाँ मिला है, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बंदरगाह कौन से स्थल है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो आगे पढ़ना है आपको प्राचीन इतिहास में हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण के बारे में अच्छे से फोकस करके आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हमने एक चीज़ यहाँ पे छोड़ दिया है, मिस्टेक कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। धर्म के बारे में पढ़ लेना है आपको। धर्म थोड़ा याद रखिएगा, मौखिक बोल रहे हैं। धर्म जैसे में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन 2 धर्मों के बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो हमसे मिस्टेक हो गया कि हमने इसको छोड़ दिया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आगे बात करते हैं तो अगला जो आपको ध्यान रखना है वो विभिन्न राजाओं के दरबारी एवं उसके रचनाएं। जैसे में देखिएगा तो कुषाण के शासक कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें से नागार्जुन, चाहे बहुत सारे विद्वान थे, आपके आर्यभट्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने पुस्तक भी लिखा है। उसके बाद वसुमित्र हो गया, अश्वघोष हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी के दरबारी थे और इनके द्वारा बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखा गया। बहुत सारे पुस्तक लिखा जब आप देखेंगे तो, और ज़्यादा इसी सब दरबारियों के द्वारा लिखे गए पुस्तक से पूछा जाता है। तो इसलिए हमने लिखा है कि विभिन्न राजाओं, राजा के बारे में तो जानना ही है, और उसके दरबारी ने जो रचनाएं की है पुस्तक का, उसके बारे में ही आपको जानना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो भारत के मूर्ति कला शैली के बारे में जाना। जैसे आप जानते हैं कि मूर्ति के बारे में पूछ दिया जाता है कि मतलब द्रविड़ शैली में मूर्ति बना, नागर शैली में बना, उसके बाद आपका मतलब 3 कलाओं में मूर्ति बना है, नटराज शैली में बना। तो इन सब शैलियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम इस कला में मूर्ति कहाँ बना था, ये बना था, वो बना था। इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद हो गया मौर्य, उसके बाद गुप्त और वर्धन। मतलब मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में और वर्धन वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, उसके बाद बिंदुसार वगैरह अजातशत्रु के मतलब बारे में जानकारियाँ मिलेगी। और मतलब उत्तर मौर्य काल भी याद रखिएगा कि मौर्य काल के बाद जो भी शासक आए, वंश आए, उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य में आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय मिलेंगे इसी में, उसके बाद समुद्रगुप्त मिलेंगे, उसके बाद स्कंदगुप्त वगैरह सभी, कुमारगुप्त प्रथम। तो ये सब शासक सभी क्वेश्चन आते हैं आपके प्राचीन भारत में। पुष्यभूति वंश की अगर हम बात करते हैं तो पुष्यभूति वंश में ही आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़िएगा। तो कहीं ना कहीं ये 3 जगह को जो सेक्टर में बताइए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उधर आपका कुषाण, समझ में आपको आ गया। उसके बाद चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर, पांडे से कभी कभी आपका चोल तो दक्षिण भारत में, आज चेर और पांडे भी, चेर और पांडे एक अलग चैप्टर हो जाता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पढ़ने में बड़ा उलझन फील होता है, नहीं याद होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका तो दक्षिण भारत के प्रमुख शासक एवं उसके मंदिर। जैसे दक्षिण भारत में आपका कौन कौन सा शासक हो गया, जैसे में चोल वंश, उसके बाद हो गया पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, समझे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पाल शासक तो ऐसे बंगाल में थे। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी अच्छे तरीक़ा से करना है और इन पर फोकस्ड करना है। वो है तो बहुत सारे, लेकिन फोकस इन सभी पर करना है क्योंकि यहीं से प्रश्न ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में वीडियो में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, तो नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन भारत में। जैसा कि आपको स्लाइड बदलता दिखेगा यहाँ पे, मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत का शुरुआत आपका 712 ईस्वी से होता है। और उस समय में भारत में प्रथम मुस्लिम शासक जो होता है आपका आक्रमणकारी, उसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम, जो आपका वहीं से शुरुआत माना जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत करते हैं रिसेंट से या किसी बुक से। तो वहाँ पे आपका गजनी और गौर, महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में जानने को मिलेगा। उसी समय में आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानने को मिलेगा। तो गजनी और गौर के बारे में जानकारी रखना है। उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। और दिल्ली सल्तनत के अंदर आप जानते हैं मतलब इसके 5 वंश शासक किए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इन 5 ने जब शासन किया तो इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं उसके बारे में आपको जानना है। जैसे में ऐबक, गुलाम वंश के अंदर हो गया ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ये तीनों काफ़ी मतलब अच्छे मतलब शासन किया, लॉन्ग टाइम तक शासन किए और इनसे प्रश्न भी बनते हैं। आगे बात करते हैं खिलजी वंश में, तो अलाउद्दीन खिलजी को आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश में आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तुगलक वंश में आपका हो गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों को आप कवर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो आगे आपको जो जानना है वो सैयद वंश के बारे में। किस वंश के बारे में, सैयद वंश। सैयद वंश के ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहा तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको कर लेना है, समझे, और उसके बाद आगे आपको बढ़ जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश का जो है आपका सिकंदर लोधी और इमाम लोधी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर एंडिंग जब इसका कीजिएगा दिल्ली सल्तनत का, तो आपको सल्तनत कालीन विधि व्यवस्था पढ़ लेना है। मतलब कि उस समय में लोग रुपया को क्या बोलते थे, किस रुपये का ज़्यादा वैल्यू था, मतलब दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, ये सब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था। तो ये सब किस विभाग से संबंधित था, उस समय में कर कितना था, किसके समय में कर ज़्यादा था, किसके समय में कर था, कौन राजा ने उदारता दिखाया था, इस तरह के हम सल्तनत कालीन व्यवस्था बोलते हैं। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये सभी के सभी जो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे कि लुसेंट और करान बुक में देखने को मिलेगा। बाकी आप किसी सर से पढ़ते हैं तो उस नोट को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हम बताया था कि वीडियो लंबा होगा तो आप इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि अभी हम आपको एक बात बता दें कि ये वीडियो अभी हम मतलब 10 बजे के बाद शूट कर रहे हैं और इस वीडियो को बनाने के बाद हमको रोटी बनाने जाना है, समझे। चलिए हम बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें तो आगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। आपसे हम वादा करते हैं तो उसको पूरा करना पड़ता है, समझे। और काम आज संडे था तो संडे को छुट्टी रहता है तो काम भी बहुत सारा रहता है। तो आगे चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की बात करते हैं। तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है आपको। भक्ति आंदोलन में आप जानते हैं शंकराचार्य वगैरह, रामानंद मिलेंगे, उसके बाद वहाँ तुलसीदास मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे महान विद्वान मिलेंगे और उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। सूफी आंदोलन में बात करते हैं तो सूफी आंदोलन में भी आपको मतलब निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद,
ये सब लोग देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे भी प्रश्न आपके आते हैं। और इन लोगों के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, चाहे इन लोगों के द्वारा कुछ पुस्तकें प्रकाशित की गई थी धर्म को लेकर, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश के बारे में अगर बात करते हैं तो जानते हैं इसका बाबर हुआ, उसके बाद हुमायूं हुआ, उसके बाद आपका अकबर हुआ, अकबर के बाद आपका जहांगीर हुआ, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो अगर हम बात करते हैं तो आप जब पढ़िएगा तो आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल आ सकते हैं। तो इन लोगों में आपको क्या बताया, इसमें सभी को अच्छे तरीक़ा से ससरी निगाह से पढ़ लेना है और थोड़ा ध्यान में रखना है। ऐसे मध्यकालीन भारत से थोड़ा प्रश्न पूछना कम कर दिया गया है एग्जाम में, इस बात को भी ध्यान रखना है। और मुगल कालीन विधि व्यवस्था को आप याद जरूर रखिएगा, समझे। मुगल कालीन जैसे में कि मुगल काल में रुपया को क्या कहा जाता था, जैसे कि हम आपको सल्तनत कालीन में बताए थे, उसी तरह आप मुगल काल में भी अच्छे तरीक़ा से इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना है। और थोड़ा सा कहिएगा कि सर आप तो सब कुछ बता ही रहे हैं, छोड़ कहाँ रहे हैं। तो देखिए, आपका प्रश्न भी कहीं छोड़ता नहीं है। आप एक एग्जाम को थोड़े कवर करके चल सकते हैं कि मान के चलिए 69वीं बीपीएससी हुआ या 1275 का बिहार दरोगा हुआ, वही टॉपिक फिर से आएगा, ऐसा नहीं है। जो पीछे 5, 6, 10 एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम के प्रश्नों को देखकर हम ये पता करते हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न क्या आ रहा है। प्रीवियस ईयर किसी एक एग्जाम को देख के नहीं तय किया जा सकता है कि नहीं, तो ये आपको ही पता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, हम ये तो बोल रहे हैं कि आपको किस पे कितना ध्यान देना है, यही तो सिलेबस है, यही तो, इसीलिए आप वीडियो भी देख रहे हैं। बाकी पीडीएफ भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा तो कहीं किताब छाप दिया मास्टर, ऐसा नहीं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कहाँ पे कितना ध्यान देना है। अब हम मेन बात करते हैं आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत पे अगर हम आ जाए तो आपको उत्तर मुगल काल के बारे में खूब अच्छे से पढ़ना है, खूब अच्छे से। जितना मुगल काल अच्छे से नहीं पढ़िएगा, उतना उत्तर मुगल काल को आप अच्छे से पढ़िएगा। हमारा मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है और मेरे फ्रेंड का मोबाइल मेरे हाथ में है। आगे हम बात करते हैं सिख धर्म के बारे में, आपको पढ़ना है। किसके बारे में? सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म में आप जानते हैं 10 गुरु हुए और उसके बाद सिख धर्म धीरे धीरे बढ़ गया और इसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं नेता का पद आ गया और बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। तो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद प्रमुख संतों का कालक्रम, जैसे में संतों का कालक्रम पूरा अच्छे से लिया जाता है। कभी कि रामानंद आए, पहले की शंकराचार्य, ऐसे करके पूछ लिया जाता है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। आपको पता है आधुनिक भारत में आपको एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, जैसे में आपका अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, इस तरीका के आपको ध्यान रखना है। मुगल के पतन और नए साम्राज्य का उदय, जैसे मैसूर, हैदराबाद, बंगाल इत्यादि। जैसे में देखिएगा कि जब बहादुर शाह जफर द्वितीय का अंत हो गया तो उसके बाद तो नए उदय हो ही गया था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के समय में पूरा स्थिति डगमगा गया था मुगलों का। और इसी के समय में नए नए प्रांतों का उदय हुआ, जैसे मैसूर, हैदराबाद, बंगाल, ये सब मुगलों के अधीन थे। लेकिन जो इसके मतलब मान के चलिए सूबेदार बनाया गया था, वही लोग इसको आज़ाद करने लगे, क्योंकि देखे कि मुगल अब कमज़ोर हो रहा है, तो ये लोग खुद से वहाँ पे अपने आप को राजा घोषित कर दिए। तो इसी को बोलते हैं प्रांतों का उदय। और यहाँ से प्रश्न दरोगा में या बीपीएससी में बार बार देखने को मिलता है, तो ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सभी आंगल युद्ध, जितने भी आंगल युद्ध लड़े गए हैं, आंगल मतलब देखिए अंग्रेज और अंग्रेजों से जो लड़े उसी को हम बोलते हैं। जैसे में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से लड़ा तो आंगल अफगान युद्ध, आंगल ने म्यांमार से लड़ा तो आंगल बर्मा युद्ध, अंग्रेजों ने मराठा से लड़ा था आंगल मराठा युद्ध, अंग्रेजों ने मान चलिए कि मतलब मैसूर से लड़ा था आंगल मैसूर युद्ध। ऐसा देखते ही नहीं देखते हैं। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया आज से 8, 9, 10 महीना पहले, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। उसको डिस्क्रिप्शन में हम कोशिश करेंगे लिंक देने का, नहीं देंगे तब भी आप देख लीजिएगा जाके। आगे हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय कितना इंपॉर्टेंट है वो बताना नहीं पड़ेगा, आप जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आंदोलन संबंधित संस्था एवं संगठन, मतलब जितने भी आंदोलन हुए उसके लिए संस्था और संगठन का स्थापना किया गया। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर, ज्योतिबा फुले इत्यादि और बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर प्रचार प्रसार किए, लोगों को समझाए कि देखो इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। तो इसी को बोलते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसको भी ध्यान देना। उसके बाद आता है आपका गांधी युग। गांधी युग से जब पढ़िएगा तो वो देश आज़ादी तक रहते हैं, समझे। 1948 में उनका निधन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि इतिहास यहाँ से समाप्त के कगार पर चला जाता है और वहाँ से पॉलिटी की शुरुआत होती है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा आधुनिक भारत की समझ में आया होगा। अब समझिए जितना भी मैंने इतिहास का बात किया, हो सकता है 1-2 टॉपिक छूटा होगा, लेकिन कोशिश हमने पूरा किया है। अब हम बात करते हैं इतिहास के विविध के बारे में। इतिहास के विविध की अगर हम बात कर ले तो देखिए, इतिहास के विविध की बात करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन शामिल संगठन का नाम, जैसे में देखिए मतलब इसके स्वतंत्रता आंदोलन, जैसे में देखिएगा कि बहुत सारे बंगाल से, उसके बाद सभी जगह से आंदोलन में लोग भाग लेते थे और अपने संस्था बनाते थे, तो उनका भी नाम देते थे।
आगे अगर हम बात करते हैं आंदोलन के पत्र एवं पत्रिकाएं, पात्र लिखा गया लेकिन पत्र एवं पत्रिकाएं याद रखिएगा। भारतीय प्रेस का विकास, मतलब पूछ लिया जाता है कि बंगाल गजट या बहुत सारे प्रेस मतलब मीडिया उस समय में कैसे कैसे काम करता था। ये कांग्रेस के अधिवेशन आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है। विभिन्न भारतीयों तथा अंग्रेजों के उपाधि ये भी जानते हैं आप, ये विविध है इसलिए हम पढ़ेंगे और समझ जाइएगा आप। वचन एवं नारे, उसका देखिए मुसलमानों का आंदोलन में योगदान क्या रहा ये, उसका देखिए इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम, राजवंश एवं उसके संस्थापक, प्रमुख सम्मेलन जैसे गोलमेज सम्मेलन, शिमला समझौता, ये सब के बारे में आपको जानकारी रखना है। अब हम आ जाते हैं, आपने इतिहास को पूरा टॉपिक देखा, हम देखिए हम आपको सिर्फ अवगत करा दिया है कि ये सब आप रखिए। अब आप टिक लगा दीजिए, मतलब आज हमने ये पढ़ लिया भैया, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म। एक टारगेट बना लीजिए, इस तरीक़ा से पढ़िए, आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। हम आपको याद दिला दें कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, बस यही सिलेबस है, समझे। और मानते लिए कि हम 1 2 3 टॉपिक इसमें छोड़ देते, उसी से प्रश्न आता तो फिर तो आप गाली देते, है कि नहीं है। तो कोशिश मैंने किया है कि सभी चीज़ों को लिया जाए। आगे बात करते हैं भारत के, और बहुत चीज़ों के स्किप भी मैंने किया है। भारत की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे मैं आपका इसमें आ जाता है अधिनियम चार्टर एक्ट 1773 का, रेगुलेटरी एक्ट 1833 का, चार्टर एक्ट 1858 का, भारत परिषद अधिनियम 1935 का, भारत शासन अधिनियम। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं भारत के प्रमुख स्रोत, मतलब संविधान के स्रोत। जैसे में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। प्रमुख अनुसूचियाँ के बारे में बात करते हैं तो प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो 12 अनुसूची है आपको जो याद रखना है। प्रस्तावना से संबंधित बातें आपसे पूछा जाता है। मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसके बाद देखिए संविधान के प्रमुख समितियाँ। संविधान के प्रमुख समितियाँ मतलब देखिएगा आप, तो कैबिनेट मिशन, उसके बाद मतलब बहुत सारी समितियाँ बनी थी संविधान के लिए, तो उन समितियों को भी ध्यान में आपको रखना है। राष्ट्रपति के पद एवं उसके कार्य संबंधित बातें, मतलब राष्ट्रपति के बारे में आपको फुल्ली जानकारी रखना है कि राष्ट्रपति के क्षमतान का शक्ति क्या है, नहीं है, मतलब कार्य लिखे हुए इसी समय समझेगी पूरा का पूरा। उसका उपराष्ट्रपति एवं उसके कार्य समझ में आपको आ गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में यानी पॉलिटी के बारे में। आगे तो संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा, उसके कार्य के बारे में आपको पूरा जानना है, और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें तो प्रमुख विधेयक जैसे में धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक। देखिए इन सभी से प्रश्न आते हैं तो हम आपको कैसे स्किप कर सकते हैं। आप कहिएगा सर आप तो सब बता ही रहे, अरे भैया कैसे नहीं बताया, प्रश्न आता है ना, छोड़ देंगे फिर कहिएगा तो आप तो सिलेबस सही से बता ही नहीं रहे हैं, समझे। आगे हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में उसके कार्य के बारे में पढ़ना है। प्रमुख आयोग जैसे में चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया आपका, जिसको अभी नीति आयोग बोलते हैं। उसका अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गए। इन सभी के बारे में आपको ज्ञान रखना है कि कहाँ पे क्या है, इसके सदस्य की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न आपके कहीं ना कहीं आए हैं। आगे हम बात करते हैं तो राज्यपाल एवं उसके अधिकार के बारे में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं तो विधानमंडल जैसे में विधानसभा, विधान परिषद, और विधानमंडल में क्या है, कौन राज्य में विधान परिषद है, कहीं विधान परिषद नहीं है, इन सभी के बारे में प्रश्न आपके आते हैं। और कितने कहाँ पे सीट है, क्या है नहीं है, कहाँ कहाँ चुनाव हुआ है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, समझे। आगे हम बात करते हैं पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद संविधान संशोधन, उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद, और संविधान संशोधन को आपको स्किप नहीं करना है, पंचायती राज को पढ़ना है, उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद को। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो आप ज्योग्राफी के बारे में बात करें, हम थोड़ा स्पीड इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो लंबा नहीं हो। जैसे ही आप देखते हैं 30 मिनट का वीडियो, 25 मिनट का, तो आप वीडियो देखते ही नहीं है, जबकि जितना लंबा वीडियो होता है वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक बात समझो, आप जितना ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं उतना ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। 10 मिनट में पढ़ के उठ जाए, कुछ समझ में नहीं आएगा समझ में। उसी तरह वीडियो भी होता है, जब लॉन्ग वीडियो होता है तो समझिए कि आदमी इसमें कुछ अच्छा बात किया है। अगर हम आगे बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात किया जाए तो विश्व भूगोल जैसे में सौर मंडल के बारे में आपको पढ़ना है, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, वर्षा, ये सबसे प्रश्न आते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना है। घास के मैदान एवं वन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद महासागरीय धाराएं जैसे में गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, आपको पता है। उसके बाद आगे जो आपको पढ़ना, देखिए भूगोल में बहुत कुछ होता है लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं, उसी को मैंने लिया है। खनिज उत्पादन देश, मतलब किस देश में कौन सा उत्पादन होता है ये। मुद्रा व उसके राजधानी एवं, मतलब मुद्रा और उसके राजधानी, मतलब देश, राजधानी एवं उसके मुद्रा, समझिए। महत्वपूर्ण विविध भूगोल, जैसे में अब अगर हम बात करें तो उसके बाद महादेश और महाद्वीप की बात करें, महादेश की, तो महादेश के बारे में आपको ऊपर ऊपर नॉलेज रखना, एकदम डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आगे हम अगर बात करें तो आपको विश्व भूगोल से कुछ विविध होता है,
तो जैसे में विभिन्न नदियों पर बनाया गया बांध, विभिन्न पर्वत एवं पहाड़ी, प्रमुख आर्द्र भूमियाँ, प्रमुख झीलें, प्रमुख जलडुब्ब मध्य एवं जल संधियाँ। उसका देखिए देश के बीच रेखाएं, मानचित्र से संबंधित कुछ प्रश्न, समझे। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपने आप को काफ़ी कारगर आप फील करते हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, चाहे कुछ हद तक यूपीएससी का एग्जाम हो। अब चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो भारत के भूगोल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको भारत के भौतिक संरचना के बारे में पढ़ना है। भौतिक संरचना तो भारत पूरब में कितना लंबा है, पश्चिम से पूरब से पश्चिम कितना लंबा है, भारत का प्रायद्वीपीय विस्तार कितना है, भारत का क्या है नहीं है, मतलब भारत के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अध्ययन करना भौतिक संरचना कहलाता है। उसके बाद हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद आपका अपवाह तंत्र एवं नदियाँ के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। खनिज उत्पादन प्रमुख राज्य, भारत के कृषि आप जानते हैं, भारत के महत्वपूर्ण उद्योग कारखानाओं की स्थापना, समझे। क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मतलब लोहा फैक्ट्री कहाँ डाला गया, कहाँ खुला, भारत का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोला गया, चीनी फैक्ट्री कहाँ खोला गया, तो ये कहीं ना कहीं आपको लुसेंट में मिल ही जाएगा। भारत की आधार भूमियाँ, उसके बाद भारत की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में, खासकर बिहार का एग्जाम हो, बीपीएससी, दरोगा, बिहार एसएससी, उसमें जनगणना से 2 से 3 4 प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं। 1275 में लड़के देखिए 4 प्रश्न से लड़कों को रुलाया है, जो नहीं पढ़ के गए थे उनका रिजल्ट ही नहीं हुआ है, सिर्फ जनगणना की वजह से। केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया था 4 फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। विश्वास नहीं है तो आप कमेंट जरूर बताइएगा। भारत के भूतापीय ऊर्जा, जैसे मैं मतलब आपसे पूछता है ना कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है, काकरापारा परमाणु संयंत्र क्या है, कैगा कहाँ है, तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10वीं नंबर की, तो यूनेस्को में शामिल स्थल भारत के प्रमुख विविध, मतलब यूनेस्को में किसकी जगह को शामिल कर लिया गया, उस इंपॉर्टेंट जगहों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इसको कब शामिल किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत के झील के बारे में, भारत के मतलब अब विविध आ गया भूगोल का, झील पर लेना है, भारत के परियोजना पर लेना है, नदियों के ऊपर परियोजना, उसका प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ी, जनजाति एवं लोक नृत्य, भारत के वन, भारत के प्रमुख अभयारण्य, भारत की प्रमुख भैंस की नस्लें, समझे। तो इस भैंस एवं गाय की नस्लें, इस तरीक़ा से आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी मतलब फुलफिल आप कीजिएगा। इन सभी टॉपिकों को आप पढ़ लेते हैं तो वादा मानिए कि पीटी हो या मेंस हो, आप बहुत बेटर कर पाइएगा। ये जिस तरीक़ा से हम तैयारी करते थे वो एक्सपीरियंस आज हम आपको दे रहे हैं, समझे। और हमको नहीं लगता है कि इस तरह से आपको आज तक बिहार दरोगा के कोई सिलेबस बताया होगा। इस बात को आप जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में भी जरूर बताइएगा, नहीं तो हमको बहुत बुरा लगेगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, इस वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हमको लगता है कि हो सकता है मैंने आपके लिए उतना सफिशिएंट वीडियो अभी भी नहीं बना पाया, तो हमारा कोशिश रहता है कि जितना अच्छा से अच्छा हो आपको दे। और इसी वजह से जानते हैं ये सब एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, अकेले सब कुछ करना पड़ता है, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि एक स्मार्ट बोर्ड ले, और स्मार्ट बोर्ड जैसे ही डिजिटल बोर्ड लेंगे ये सब करने का बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा। पीडीएफ या पीपीटी बनाएंगे और आपको पढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। और उसके बाद एक मतलब लड़के को भी साथ में रख लेंगे। तो चलिए कोई नहीं, जब तक कि हम कोशिश कर रहे हैं तब तक के तो कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं डिजिटल बोर्ड, आप लोगों का दुआ होगा, कृपा होगा तो ले लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में, और अगर बात करें तो आपको हम बता ही दिए। हाँ, तो यही आपका था पूरा का पूरा सिलेबस। तो हमने आज जो आपको बताया वो क्या क्या बताया, तो सबसे पहले मैंने इतिहास के बारे में बात किया, उसके बाद मैंने आपको पॉलिटी के बारे में बात किया, उसके बाद मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में बात किया। तो मेन जो सेक्टर है उसको मैंने कवर किया है और इसको जानते हैं अभी 1-2 घंटा में टाइप किए मतलब, और उसके बाद अध्ययन भी किया कि देखिए कि कहाँ से कुछ छूट नहीं जाए, कुछ बढ़ नहीं जाए। इस वजह से मैंने इसको देखा और तब जाके कहीं ना कहीं आपको ऐसा पेश किया है मैंने। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपको, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आगे अगर हम आपसे बात करें तो ये हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आगे हम आपका इकोनॉमिक्स और साइंस का सिलेबस बताएंगे और आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ और करें, है कि नहीं। बाकी स्मार्ट बोर्ड देखिए हम कब तक लेते हैं, पैसा का थोड़ा कमी है, बहुत कमी है, समझे, बस सोचते हैं, लेकिन देखिए जब हो जाए तो हो जाए। और बाकी वैकेंसी आएगा तो आप ध्यान रखें कि हम किसी भी तरह स्मार्ट बोर्ड लेके आपको जरूर मंजिल तक पहुँचाएंगे। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने दोस्तों में भी आपको कहेंगे कि वीडियो शेयर कीजिए और बाकी आप जुड़े रहिए हमसे, यही हम आपको कहेंगे। 2-4 लोग भी देखते हैं तो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप जाके पिछले के वीडियो में देखिए 152, 150, 200 ऐसे व्यू गया, तब भी हम वीडियो को कंटिन्यू बनाते गए, नहीं
मौका तो कभी न कभी आएगा कि ऊपर जाएगा। और हम राह भी नहीं बदलते हैं सिर्फ दरोगा के ये स्पेशल हैं, समझे। तो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम दरोगा के पढ़े हैं, दरोगा का एग्जाम करके इसके बारे में हमको ज़्यादा अच्छा पता है, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं इसी में पहले आपको बताते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी एग्जामों को हम कवर करेंगे जब उस लायक हो जाएंगे तब, समझे। तो आपको ये कैसा लगा हमारा सिलेबस का वीडियो आप जरूर बताइएगा, और आपसे मिलते हैं अब अगली क्लास में, और ख्याल रखिएगा आप अपना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।